बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 के 2 टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक्स का नेम है सोर्स ऑफ करंट एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं और टॉपिक का नेम है सोर्स ऑफ करंट। एज यू ऑलरेडी नो दैट करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम इस टॉपिक में चार्ज को फ्लो करने का सोर्स स्टडी करेंगे। सोर्सेज पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसकी डिटेल चेक करते हैं। जब दो कंडक्टर्स को डिफरेंट पोटेंशियल पे रख के ज्वाइन कर दिया जाए बाय मेटालिक वायर, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है थ्रू द वायर। और करंट फ्लो करेगा कन्वेंशनली, यानी हम पहले ये बात पढ़ चुके हैं कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी ये फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। उसके बाद करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। अब जो करंट है थ्रू द वायर वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू ज़ीरो। अगर हम चाहते हैं एक कांस्टेंट करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेंटेन करना पड़ेगा। एक हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइस जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के काम आती है उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ करंट। हर सोर्स ऑफ करंट कन्वर्ट करता है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि केमिकल हो गई, मैकेनिकल, हीट और सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बहुत सी टाइप्स होती हैं सोर्स ऑफ करंट की। कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। जिस तरह देखें, सबसे पहले एग्जांपल है सेल की। अब सेल दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेल ऐसे सेल होते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, एंड सेकेंडरी सेल ऐसे सेल होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं। और सेल क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक जनरेटर की। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिमिलरली एक और एग्जांपल है थर्मोकपल की। वो भी हम आने वाले टॉपिक्स में भी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्मोकपल्स कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और लास्ट एग्जांपल है सोलर सेल की, जो कि सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये थे हमारे कुछ सोर्सेज ऑफ करंट। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस होती है उसको हम वेरियस इफेक्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं जो वो प्रोड्यूस करता है। कुछ इसमें इफेक्ट्स हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं और वो इफेक्ट्स के नेम है हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ करंट में सबसे पहला इफेक्ट, और उस इफेक्ट का नेम है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के प्रोसेस को हम लोग समझते हैं कैसे, कि आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। उसमें हमने पढ़ा था कि करंट फ्लो होता है किसी मेटालिक वायर में ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस मोशन के दौरान वो कोलाइड करते हैं विद द एटम ऑफ मेटल से, और हर कोलिजन में वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं और उन एटम्स को देते हैं जो उसके साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो करंट फ्लो करता है थ्रू द वायर, और वो इंक्रीज करता है काइनेटिक एनर्जी को, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जनरेट करता है हीट इन द वायर। अब हम यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का एक रिलेशन बता रहे हैं, और वो है H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, यानी स्केयर ऑफ करंट, प्रोडक्ट ऑफ स्केयर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम इज इक्वल टू H। यहाँ पर I है करंट, R है रेजिस्टेंस एंड T है टाइम। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम बेसिकली देख सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर्स में, केटल्स में, टोस्टर्स में, इलेक्ट्रिक आयरन में, स्ट्रेटनर में, हेयर ड्रायर्स में, इन सब में हम लोग हीटिंग इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अलावा हम हीटिंग इफेक्ट को, ये जो स्टोव होते हैं इसके अंदर भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वाटर हीटर्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सामने आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट तरह के हीटिंग इफेक्ट्स के लिए यहाँ पे डायग्राम्स शो हुई हुई हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की तरफ। मैग्नेटिक इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की डेफिनेशन को। आपको याद होगा आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू चार्जेस इन रेस्ट, यानी आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और वो आपने इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था चार्जेस एट रेस्ट पे। और अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे, और ये
कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, चार्जेस इन मोशन की वजह से, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चार्जेस इन मोशन। जो स्ट्रेंथ होती है फील्ड की वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ करंट पर और डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट पे। अब यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने शो हुई हुई है। यहाँ पर एक वायर ली हुई है, उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, करंट की डायरेक्शंस को बताया हुआ है। इस टॉपिक को भी हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। और जो मशीन्स होती हैं जिसमें इन्वॉल्व होती हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स, वो उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जिस तरह ये एटीएम मशीन्स होती हैं, या जो आपके पास जो आपने सीलिंग फैंस होते हैं, या एमआरआई का जो होता है पूरा प्रोसेस, इन सब के अंदर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करते हैं। तो ये आपका था सेकंड इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद हम थर्ड इफेक्ट ऑफ करंट पे चलते हैं, और उस इफेक्ट ऑफ करंट का नाम है केमिकल इफेक्ट। सबसे पहले तो हम केमिकल इफेक्ट को समझने के लिए समझते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन हम करते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन by passing chemical decomposition produced by passing an electric current through the solution containing ions। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलिसिस की। और यहाँ बुक पे भी आपके मेंशन हुआ है कि कुछ लिक्विड जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन जो उसके अंदर पाए जाते हैं, और इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और केमिकल चेंजेस जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के दरमियान प्रोड्यूस होते हैं उस लिक्विड में, वो ड्यू टू केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट होता है, और इसकी डिपेंडेंस होती है नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अब जो लिक्विड कंडक्ट कर रहा है करंट को, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जो मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर, रॉड या प्लेट की फॉर्म में है जो लीड कर रहा है करंट को इन टू और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोड का। अब इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं। जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द करंट सोर्स के साथ, उसको हम कहते हैं एनोड। और जो कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ करंट सोर्स के साथ, उसको नाम दिया जाता है कैथोड का। और ये जो पूरा वेजल है जो कंटेन कर रहा है इलेक्ट्रोड को और लिक्विड को, इसको वोल्टामीटर का नाम दिया जाता है। अब एग्जांपल के लिए, जैसे आपके सामने भी यहाँ पर फिगर बनी हुई आपको नज़र आ रही होगी, कॉपर की दो कॉपर के रॉड रखे हुए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। हम इसके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की। वोल्टामीटर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का है, यानी जो वोल्टामीटर है उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा है। एनोड एंड कैथोड, ये बात याद रखनी है कि एनोड और कैथोड दोनों कॉपर प्लेट्स के हैं। जब कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया जाएगा वाटर में, तो वो डिसोसिएट हो जाएगा Cu पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव आइंस में। ऑन पासिंग द करंट थ्रू वोल्टामीटर, जो Cu पॉजिटिव आपके आइंस हैं वो मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, इनकी नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन है, तो ये कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। और रिएक्शन किस तरह से आपके पास आएगा, Cu पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव्स अस Cu। यानी इससे क्या मुराद है कि जब ये आपके कॉपर आइंस मूव करेंगे टुवर्ड द कैथोड, तो कैथोड से ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर आयन को न्यूट्रलाइज करके एक कॉपर एटम बना देंगे। अब कॉपर एटम जो आपका बन चुका है वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड की प्लेट के ऊपर। जबकि जब कॉपर को कैथोड के ऊपर डिपॉजिट कर दिया गया है, तो अब आपके सोल्यूशन में SO4 नेगेटिव आयंस रह गए हैं, वो मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द एनोड। अब कॉपर एटम फ्रॉम द एनोड, यानी एनोड भी क्योंकि कॉपर का है, तो कॉपर एटम एनोड से सोल्यूशन में चला जाएगा, और जो कॉपर आयंस थे जो कंबाइन हो जाएंगे विद द सल्फेट आयंस, और ये क्या बना देंगे, कॉपर सल्फेट। यानी कि दोबारा से आपके पास सोल्यूशन में एनोड से निकल के कॉपर आयंस आ गए, और जिसकी वजह से कॉपर आयन सल्फेट आयन के साथ इन्होंने रिएक्शन किया है, तो आपके पास फाइनली आया है कॉपर सल्फेट। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रोलिसिस को प्रोसीड करेंगे, तो कॉपर जो है
वो कंटिन्यूसली डिपॉजिट होते जाएंगे कैथोड के ऊपर और इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर एनोड से डिजॉल्व हो जाएगा सोल्यूशन में, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है कॉपर सल्फेट की वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। और इस एग्जांपल को इलस्ट्रेट कर सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल सच एज गोल्ड और सिल्वर ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीप मेटल। तो ये डेफिनेशन थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की।